નમસ્કાર મિત્રો, આજે સીધું ને સટમાં આપણી સાથે ચંદીગઢથી અજય શુક્લજી જોડાયા છે અને અજયજી એ દેશના પ્રતિષ્ઠિત અખબારો અને ટીવી ચેનલમાં એડિટર રહ્યા છે. અત્યારે એ હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના કન્સલ્ટિંગ એડિટર છે. એ પહેલા એ છે ને આઈટીવી નેટવર્કના ચીફ એડિટર રહ્યા. હિન્દુસ્તાન જે દિલ્હીનું અખબાર છે એના પણ એડિટર રહ્યા. અમર ઉજાલાના એ બ્યુરો ચીફ પણ રહ્યા અને દૈનિક ભાસ્કરમાં પણ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નલિસ્ટ તરીકે એમણે કામ કર્યું છે. જાગરણ સાથે પણ એ જોડાયેલા રહ્યા અને મને લાગે છે ધ પ્રિન્સિપલ, હું માનું છું કે એ ચેનલ પર એ પોતાના શો પણ કરતા રહ્યા છે. અને અજય શુક્લજીનો પરિચય મારે બહુ જાજો આપવાનો ન હોય, કારણ કે એ છે ને નક્કર વાત કરે છે, સીધું ને સટ વાત કરે છે, સત્ય અને તથ્યની વાત કરે છે અને એ એલફેલ વાતો કરતા નથી, ગપ્પા મારતા નથી અને એ જે વાત કરે એ 100% સાચી હોય એવું માનીએ છીએ અમે. અને એ નક્કર હકીકતો પર આધારિત વાત હંમેશા કરતા રહ્યા છે, એટલે મને તો ખૂબ ગમતા રહ્યા છે. હું એમના કાર્યક્રમો જોતો રહ્યો છું. એ સામાન્ય રીતે હિન્દીમાં આવતા હોય છે અનેક ચેનલો ઉપર, પરંતુ આજે છે ને આપણે દેશમાં અને વિદેશમાં વસતા ગુજરાતી મિત્રોને, દર્શકોને આપણે अजय शुक्ला जी साथ ना संवाद में આપણે એમને જોડીએ છીએ. अजय जी, आपका स्वागत है. और आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गुजरात में है, यानी गुजरात में आने से उनको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि नेटिव स्टेट है उनका, मगर उनके रोड शो हो रहे हैं. सेना ने शत शत वंदन, मोदी जी ने देशनु संपूर्ण समर्थन. मोदी जी ने संघर्ष विराम क्यों किया, ये सवाल तो चारों ओर से उठते हैं, मगर वो एक अपने लिए अभी समर्थन बटोर रहे हैं और ये रोड शो कर रहे हैं. मैं आपको बताऊं कि यूपी विधानसभा का इलेक्शन हुआ जब, तो यूपी विधानसभा जीते, रोड शो गुजरात में आकर करा. विदेश से कोई मेहमान आते हैं, रोड शो गुजरात में आके करते हैं. यानी इनको पता नहीं गुजरात में रोड शो करने की क्यों इच्छा होती है, क्योंकि गुजराती लोग ज्यादा आएंगे, गुजराती लोग उनसे जुड़ेंगे और माहौल एक बनेगा और गोदी मीडिया जो है वो उनको देश और दुनिया में दिखाएगा. ये उनकी एक इच्छा होगी. मेरे ख्याल से ही यानी अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए गुजरात का इस्तेमाल, वैसे विकास का मॉडल गुजरात का वो आज तक हम समझ नहीं पाए कि वो मॉडल क्या है, मगर वो पूरे देश पर वो छा गए. और मेरे ख्याल से उनके कुछ भक्तगण उन्होंने पैदा किए हैं, तो ये भक्तगण खास करके देश में और विदेश में उनको प्रचारित करते हैं और उनके समर्थन में जुटे रहते हैं. तो साहब, आज हम बात ये करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से रोड शो कर रहे हैं और विदेशों में सर्वदलीय डेलीगेशन के नाम से डेलीगेशन भेजते हैं. हालांकि हर एक दल के नुमाइंदे उसमें किस प्रकार से हैं वो तो मालूम नहीं है, क्योंकि शशि थरूर का नाम तो भेजा नहीं था कांग्रेस ने, मगर शशि थरूर को वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं शायद, इसलिए उनको लीडर बना के भेजा है. तो मैं तो चाहूंगा कि आप खुलकर बोलें. गुजराती हमारे जो दर्शक हैं वो और हिंदी दर्शक भी आपको सुने, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप खुलकर ये इन बातों पर अपनी टिप्पणी दें. अजय हरी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और सभी हमारे गुजराती भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, सलाम है सभी को. और मैं शुरुआत इसलिए करता हूं क्योंकि जहां मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं ये वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है. यहीं से पाकिस्तान और चाइना का दोनों का सारा जो मुकाबला करना होता है यहीं से होता है. दूसरा, एयर का भी ये हेडक्वार्टर है जहां से सारे ऑपरेशन होते हैं, और राफेल इसी क्षेत्र में. तो इससे यह समझा जा सकता है कि ये बेहद जरूरी है. निश्चित रूप से थोड़ा सा हिस्सा गुजरात से भी पाकिस्तान से जुड़ता है, लेकिन वहां समुद्री सीमा पड़ती है, यहां पर सीधे जुड़ाव, धरती से धरती का जुड़ाव.
तो यानी आप पैदल ही निकल के जा सकते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से यहाँ आ सकते हैं। तो पहली बात ये, तो मैं इसलिए, और यहीं से बिल्कुल सिरसा के बाद में शुरू हो जाता है राजस्थान का वह हिस्सा। तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के भी तमाम सारा हिस्सा जो रेगिस्तान के थ्रू जा सकते हैं वो भी इसी पूरी परिधि में आता है। अब मैं ऑपरेशन सिंदूर पे बात करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा जी। हरि भाई, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को एक उद्घाटन करने वाले थे कश्मीर से वंदे भारत ट्रेन का। उसको हरी झंडी दिखानी थी, प्रस्तावित प्रोग्राम था, उसके लिए बड़ा सोर्स हुआ, उसके लिए प्रचार हुआ, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए। अचानक 15 तारीख की रात को इंटेलिजेंस इनपुट आता है और उस इंटेलिजेंस इनपुट में कहा जाता है कश्मीर में कुछ हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री, मैं बड़ा कहते हुए मुझे दुख होता है, इतना डर गए कि वो 19 तारीख को जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। चलिए भाई, प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षित रहने चाहिए, वो नहीं गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब यह सूचना मिल गई कि कुछ हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया? पहला सवाल, क्या उन्होंने कश्मीर को असुरक्षित छोड़ दिया? कश्मीर में इस घटना के होने के जिस समय हुई, मैं इत्तेफाक से आपके बड़ौदा में ही था, और मैं फिर उसके बाद में वापस आया। चंडीगढ़ आने के बाद में मैं पता किया, जो कमांड के मेरे दोस्त हैं आर्मी में और एयरफोर्स में, और इत्तेफाक से बताऊं, मेरे जीजा जी वहां कोस्ट गार्ड के आईजी आपके रेंज के होते थे, तो पूरा गुजरात की और मुंबई की सीमा उन्हीं के अंडर आती थी। तो वहीं मैं जीजा जी के ही पास गया था। वहां से मैं सीधे आया, चूंकि उनके अंडर में इंटेलिजेंस रहा है तो कई चीजें हो जाती हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। अब उनको मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो देश के लिए। तो मैं यहां आया, और यहां आने के बाद में मेरे जो मित्र थे, मैंने उनसे कहा क्या क्या है, तो पता किया। पता करने के बाद में मैं जाने को हुआ तो मेरा कैमरामैन वहां जाने से डरने लगा। तो मैंने फिर उसको इंसिस्ट नहीं किया, मैंने कहा कल के दिन कुछ हो जाए तो क्या हो। तो अंत में मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम चलो मेरे साथ। मैं और मेरी पत्नी दोनों गए वहां, और मैं बैसरंग घाटी भी गया, मैं सोनमर्ग भी गया, मैं गुलमर्ग भी गया, मैं और तमाम पुंछ भी गया, राजौरी भी गया, उधर सारे मैंने 6 दिन पूरा कश्मीर का वो सारा इलाका बॉर्डर से लेके सब घूमा। आपको ये जान के होगा कि वहां पर जो सीज फायर तोड़ा जा रहा था, यानी रोज गोलीबारी हो रही थी, वो 21 तारीख से हो रही थी। यानी 21 अप्रैल से वहां पाकिस्तान की तरफ से हम पर गोलियां चल रही थी। ओह, अच्छा। तो ये डॉक्यूमेंट्री है। तो अब आप समझिए 21 तारीख से गोलियां चल रही थी, हमारे लोग बॉर्डर्स पे मर रहे थे। अब इधर आइए, आप कुछ का नुकसान हो रहा था, कुछ का कुछ हो रहा था। इधर 22 तारीख को जब यह घटना होती तो हमारे प्रधानमंत्री तो गए नहीं थे, वो तो चले गए सऊदी अरब और वहां एंजॉय कर रहे थे। उसी समय यह घटना होती है। उनका 2 दिन का टूर था, अगले दिन ही उन्हें आना था शाम को, हालांकि वो सुबह आ गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कोई यात्रा कट नहीं कर दी, सेम डे ही आना था। पहली बात, कुछ घंटे का कह सकते हैं चेंज हुआ होगा। अब वहां पर जब ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, मैंने इंटेलिजेंस से कंफर्म किया, इंफॉर्मेशन पीएमओ को दे दी गई टाइम पे, और पीएमओ से स्वाभाविक सी बात है सीधे तुरंत पहुंचती है। तो 5 बजे प्रधानमंत्री के पास में इंफॉर्मेशन थी घटना की। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री वहां के रंगारंग कार्यक्रम में अपने स्वागत में, उसके जो वीडियोज हैं वो आप यदि देख लीजिए तो आप खुद कहेंगे इसके बाद आप यह कर रहे थे। तो आप चाहे वहां के जो सुल्तान है, प्रिंस हैं, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से आप चेक कर सकते हैं, और चाहें
तो खुद प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं, तो दोनों से मिल जाएंगे जी। आप इंजॉय करते रहे शाम तक, आपका ट्वीट भी नहीं आया, आखिरी वक्त में आप ट्वीट करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा, फिर यहां मीडिया चलाता है प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में छोड़, अरे बीच में क्या छोड़ के अगले दिन तो आना ही था और अगले ही दिन आ पाए। तो पहली बात, वहां से जो प्रधानमंत्री के पास में विमान है 8,500 करोड़ का, दुनिया के अमेरिका के राष्ट्रपति का और इनका दोनों का सेम रेट का विमान है। अब आप ये सोचिए, इतना आधुनिक विमान होने के बावजूद आपकी यात्रा का जो टाइम था वो करीब जो था 70 मिनट की यात्रा थी। आप 70 मिनट की यात्रा करके नहीं आए, आप अगले दिन। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं इस पे भी नहीं कहता। अब मेरा ये सिर्फ कंसर्न है कि जब आप आए तो क्या आपने तत्काल आते ही जम्मू कश्मीर में वहां की गवर्नर, वहां के लोगों के साथ में जाके तुरंत वस्तु स्थिति को समझा? क्या होता है हम लोग, मैं तो चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर रहा हूं तो मैं जानता हूं, कहीं कोई घटना होती कहा जाता है सबसे पहले घटना स्थल पे जाओ, घटना स्थल के बाद में फिर जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करो, लोकल लोगों से इनपुट लो, और ये सब करने के बाद में फिर आप चर्चा करो, फिर सीनियर से उसके कोट लिए जाते हैं। अब यहां क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री आज जब हम आप बात कर रहे हैं, ना तो उस पहलगाम गए, न श्रीनगर गए, न कहीं गए। जब मैं वहां पहुंचा खुद तो मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा साहब ये हालत आप देख लीजिए, यहां पर सिक्योरिटी हुआ करती थी बैसरन घाटी में, और इस बात को सतपाल मलिक ने जो वहां के गवर्नर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि 2000 से कम लोग वहां होते ही नहीं, इतने बड़े क्षेत्र में जहां ऊपर पहाड़ है नीचे वो है, और जहां से एंट्री आप देखिए सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट होता है, लेकिन अंदर आप कुछ कर ही नहीं रहे, यानी आपने तो खुली छूट दे दी। फिर दूसरी बात, जहां बैसरन घाटी में घटना हुई वो बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर, यानी पाकिस्तान के वो घुसपैठिए 200 किलोमीटर बिल्कुल सुकून में आ गए, किसी ने चेक भी नहीं किया, इतने असलहे लेके। अब आप देखिए जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया M4 असॉल्ट राइफल, वो अमेरिका की सेना यूज करती है, वह राइफल आखिर उनके पास कहां से आ गई? वो पाकिस्तान के भी पास नहीं है तो उनके पास कहां से? ये या तो कहा जाता है, माना जाता है कि पाकिस्तान जब अमेरिका की सेना तालिबान अफगानिस्तान से गई तो उसने तालिबानियों को कुछ असलहे दे दिए, तो यदि वो है तो इसका मतलब है तालिबान का कहीं कुछ भी भूमिका हो सकती है, भी चेक करिए। राइट। मैं नहीं कहता हूं, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, ये राइफल कहीं और होती नहीं, वो बेचता भी नहीं है, उसने किसी आदमी को भी और नहीं दिए, अपने ही पास रखता है। तो फिर ये राइफल कैसे यूज? AK-47 का तो मान लेते हैं हमारे पास भी है, पाकिस्तान के भी पास है, सबके, लेकिन वहां जो 4 राइफल थी वो M4 थी। यह एक बड़ा सवाल है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूं, आपके गुजरात के ही हैं, देश के बहुत पावरफुल मिनिस्टर हैं, उनके बेटे वहां 7 स्टार होटल बना रहे, वहां जमीनें, वहां के लोगों के पास जो छोटी छोटी जमीनें जिनसे उनका पूरा चलता है, वो जमीनें देना नहीं चाहते। तो ऐसे में उनके ऊपर अब दबाव बनाया जा रहा था। जिस समय मैं गया 3,500 लोग डिटेन करके रखे गए थे, अवैध तौर पे मारे जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। 2 लोगों की कस्टडी में मौत भी हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए सब कुछ हो गया। खुद सरकार ने, NIA ने कहा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इनमें ये पाकिस्तानी है, उन्होंने फोटो भी जारी किए, स्केच भी जारी किए। अब साहब आप बताइए, अब आता हूं मैं, वो ऑपरेशन सिंदूर आपने कर दिया, उन 4 में से एक की भी
आप तस्वीर कह दीजिए कि एक भी मारा गया है। तो आपने किस पर किया है ऑपरेशन सिंदूर? उन्हें वहां पर धरती खा गई, आसमान निगल गया, कहां चले गए पता नहीं। अब इसके बाद वहीं पे आप ही के यहां के जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं और सरकार के चहेते हैं, वो बैसरण घाटी के इर्द गिर्द का सारा इलाका चाहते हैं लीज पर। उसके लिए भी विवाद खड़ा हुआ है, वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। तो साहब इसके बाद दो चीजें मकसद साल होते हैं। एक तो लोग मजबूरी में, काम धंधा सब बंद हो जाएगा तो मजबूरी में बेच के अपना भागेंगे कि भैया कहीं और चल के रोटी कमाएं। तो पहली चीज ये। दूसरा, यहां हिंदू मुस्लिम का जो एंगल दिया गया, उस एंगल से क्या होगा, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, एक नफरत का भाव है। तो साहब ये दोनों मकसद किसको फायदा कर रहे हैं? ये जिसको फायदा कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई है। स्वाभाविक सी बात है, उसकी राजनीति कौन करता है और कौन क्या करता है। हमने देख लिया है पिछले 11 साल में कि भारत सरकार ने गौतम अडानी को कितना रुपया दिया या अडानी को कितना दे दिया, उनका क्या नेटवर्थ था और आज क्या नेटवर्थ है। इतनी स्पीड में यदि किसी का नेटवर्थ बढ़ता है तो हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में किसी का आज तक नहीं बढ़ा। तो ये अपने आप में, तो चलिए मैं अब उस पे नहीं आता हूं, वो टॉपिक नहीं। मैं यहां पर इसी पे आता हूं कि वहां जब ये हुआ तो 21 तारीख से लेके मैं 5 तारीख तक वहां था, 5 मई तक, और लगातार गोलियां चल रही थी, ये घटनाएं हो रही थी। एक भी व्यक्ति के लिए जो पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि हम वहां के लिए बंकर बनवा रहे हैं जो सीमा पे रहते, सीमा पे हिंदू भी है, सीमा पे सिख भी है, सीमा पे मुसलमान भी। साहब एक बंकर, सिंगल बंकर नहीं था, लोग मरे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और हालत यह है कि नरेंद्र मोदी का समर्थक मीडिया एक उस टीचर को जो पुलिस के साथ मिलकर आतंकियों से लड़ता था और सदैव साथ देता था, वो जब मरा तो यहां का मीडिया यह कहने लगा कि बड़ा आतंकी मार के प्रचार किया। और ये तमाम चैनल, चाहे अंबानी का चैनल हो, अडानी का चैनल हो, चाहे जो इनमें चला, बाद में राजौरी की पुलिस ने अपना वो जारी किया कि नहीं, वो एक टीचर, सम्मानित टीचर थे और ऐसे ऐसे, वो कोई आतंकी नहीं। बहरहाल इनमें से किसी चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको अचानक एकदम से, जिसने इस देश के लिए जान दी हो, लोगों को बचाते हुए जान दी हो, उसको आप आतंकी बता देते हैं। जैसे पहलगाम में आदिल को आतंकी बता दिया था, तो उसी तरीके से खेल किया गया। बहरहाल कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं कि ये सब होने के बाद 6 और 7 की रात को जब यह घटना होती है तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप कहते हैं आपने 9 जगह, मैं बिल्कुल मानता हूं हमारी आर्मी ने किया। आर्मी ने क्या किया, यहां हिंदुस्तान के अंदर बैठ के हमने मिसाइल का टारगेट फिक्स किया, वहां पर मार दिया। अब वहां मरा कौन, नहीं मरा, ये तो वो नहीं जान रहे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ टारगेट दिया जाता है। अब आप देखिए, हमारा विदेश मंत्री खुद स्वीकार करता है कि उसकी शुरुआत में उसने बता दिया पाकिस्तान को कि हम आपके यहां इन जगह करने जा रहे हैं, टेररिस्ट को मारने के लिए, हम आपके कहीं और नहीं कुछ कर रहे। जब आपने बता दिया, शायद यही वजह तो थी कि वहां पर कोई भी, एक भी सिंगल आतंकी नहीं मारा गया, सिंगल आतंकी नहीं। जहां जो मौलाना मसूद अजहर है, उसके जो उसमें मदरसे में भी हुआ, तो आप देखिए वहां बच्चे मरे हैं, औरतें मरे हैं, उसका बहन मरी है, उसका बहनोई मरा है, ये रिश्तेदार मरे हैं, लेकिन उसको बाल बांका नहीं। आप, मैं छोटी सी एक बात कहता हूं, आप आज
थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं। दिसंबर महीने में सरकार बनती है बीपी सिंह की भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। भारतीय जनता पार्टी जिद करके अपने नेता जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाती है और वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है, गवर्नर के हाथ में शासन होता है। उस समय किसको किडनैप किया जाता है? रूबिया, देश के उस समय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को, वही श्रीनगर से। और उसके एवज में जो खूंखार आतंकवादी छोड़े जाते हैं, उन्हें छोड़ने कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय बिहार में गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान, और उनके साथ में और तमाम नेता, गुलजारी लाल, वो सॉरी जो थे गुजराल, आई के गुजराल, और ये लोग, गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान गए थे श्रीनगर। जी जी, और धमकी दी थी उस समय, नहीं हाँ, छोड़ेंगे उनको उमर अब्दुल्ला के फादर को, वो मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया था उसी के बाद। तो अब आप ये समझिए, और उस समय में जो ये आतंकी छोड़े जाते हैं, आप देखिए 12 दिसंबर 1989 को वह आतंकी छोड़े जाते हैं, और एक महीने में, एग्जैक्ट एक महीने में वो अपना नेटवर्क से काम करते हैं, और उसी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को, पंडितों को, सबको मार के निकालने का काम उस समय होता है। जो भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर होता है, सरकार होती है उसके सहयोग की, उसमें होता है। राजीव गांधी के समय तक एक भी ऐसा काम नहीं होने पाया। जो आरएसएस का वह कार्यकर्ता था टिक्कू, जिसकी हत्या हुई थी, जो टीचर था, उसके मामले में भी यह है कि वो एक मुस्लिम लड़की को उस समय 100 रुपए दे रहा था। अब किस लिए दे रहा था? वो तो ये दलील दी जाती है कि वो रो रही थी तो उसे 100 रुपए दे रहा था। साहब, उस समय लोगों की सैलरीज जो है 500 रुपए 600 रुपए होती थी। तो अब आप समझ लीजिए 100 रुपया एक छोटी बच्ची को किस बात के लिए दे रहा था, और एक टीचर के पास में टीचर की सैलरी 500 रुपया भी नहीं होती। तो यह अपने आप में है, तमाम बातें हैं। उसके बाद में उसका मर्डर हुआ, वही एक हुआ था, वो भी उस समय चुनाव आचार संहिता लागू थी। तो यानी उसके पहले कोई भी कश्मीर में ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन इस घटना ने ऐसी स्थिति की कि तब से लेके कश्मीर सुलगा, और फिर हमने मुंबई का 93 का ब्लास्ट भी देखा, हमने और तमाम घटनाएं देखी, और उसके बाद में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, उन समय में इत्तेफाक से अमर उजाला का ब्यूरो चीफ था अमृतसर में, और कंधार विमान का जो अपहरण हुआ था वहीं उतरा था, वहीं तेल डलाया था। तो उसकी मैंने रिपोर्ट करी थी। मैं उस राजासासी एयरपोर्ट तक गया था कि कैसे उसकी फोटो, और हमने उस समय अखबार में फोटो छापी थी। तो मोबाइल से तो तब होता नहीं था फोटो खींचने का, तो फोटो सीधे खींचनी पड़ती थी। तो वह दौर था और लोग जाने को तैयार नहीं थे। उस दौर में मैं जाकर के राजासासी एयरपोर्ट से मैंने पूरी रिपोर्ट करी थी। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, और तब यही अजीत डोभाल जो नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, जो मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं, वो और जसवंत सिंह जो अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री थे, इन लोगों ने जाके इसी मसूद अजहर को जाके सुरक्षित छोड़ा था। अब आप देखिए, मसूद अजहर को 99 में छोड़ा, और 2000 से इस देश के अंदर आतंकी घटनाएं होने लगी। आप देखिए, कश्मीर की सबसे बड़ी उस समय तक घटना छत्ती सिंहपुरा, जहां पहलगाम है उससे थोड़ा पहले ही पड़ता है, छत्ती सिंहपुरा, उस गांव में 36 सिखों को मार डाला गया। आज तक नहीं पता है कि किसने मारा, क्या हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया। इसके बाद आपको याद होगा संसद पर हमला, इसके अलावा आपको याद होंगे, और तब से लेके आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं,
तब तक जितने आतंकी हमले हो रहे हैं सब में किसके नाम आते हैं? मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। आप याद करिए, दाऊद इब्राहिम को लाने की बात करते थे, हाफिज सईद की बात करते थे, आज तक इन्हें क्यों नहीं लाए? इनके प्रत्यार्पण के लिए क्या किया सरकार? कुछ नहीं किया। ऑफिशियली आप देख लीजिए। आप याद करिए 26/11 हुआ था मुंबई में, उस घटना में जितने एक्यूज्ड थे, या तो मौके पे सात शायद आतंकी मारे गए थे, और एक जिंदा जब पकड़ा गया कसाब, तो कसाब को फांसी हुई। उसके अलावा हेडली को 35 साल की सजा हुई है, अमेरिका की जेल में जेल काट रहा है, और राणा को भी सजा हुई थी, राणा को प्रत्यार्पण पर लाए। यानी 26/11 का हर आतंकी पकड़ा गया, मारा गया या फांसी हुई, सजा हुई। लेकिन मुझे आप बताइए, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की बात करूं, इनके शासनकाल में 2014 से लेके जो इन्होंने संसद में दिया है, मैं वो आधिकारिक आंकड़े ही बताऊंगा। 2014 से लेके 2024 तक 4005 आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, 4005, जिनमें 18 बड़े आतंकी हमले। कुछ तो मेरे टिप्स में है। पुंछ में क्या कहते हैं, उरी में दो आतंकी हमले हुए, पठानकोट में एक हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार आईएसआई को खुद आमंत्रित करके लाया गया, हमारा एयरबेस दिखा दिया गया, तो पठानकोट में हुआ। हमने पुलवामा में देखा, हमने गुरदासपुर में देखा। आप बताइए, यही सिर्फ 5 बड़े 6 बड़े की आप बात कर लीजिए साहब, 18 बड़ी घटनाएं हुई, और 18 बड़ी घटनाओं के बावजूद किसी एक में क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान को डोजियर दिया है? नहीं दिया है। 26/11 में डोजियर दिया गया था। आप जा करके यदि विदेश में गुणगान कुछ भी करें तो दुनिया ये पूछेगी, साहब आपने चंद घंटे में यह तो बता दिया कि ये पाकिस्तानी आतंकी थे, आपने फोटो भी जारी कर दी, लेकिन आपको ये पता कैसे चला? यदि आप उसका यही नहीं सुराग लगा पा रहे हैं वो कौन थे, कहां थे, क्योंकि उनमें से किसी का भी सीसीटीवी फुटेज में कहीं कोई कैद नहीं, वहां पर सीसीटीवी तो लगा नहीं था। तो आपको ये कहां से पता चल गया? इसका क्या सबूत है? आपके पास कोई डोजियर नहीं। सिर्फ आप लेक्चर दे सकते हैं, विक्टिमाइज कर सकते हैं कि साहब हम तो बड़े दुखी हैं, हमारे यहां हमले होते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी आतंकी है। तो नरेंद्र मोदी ने 11 साल में पाकिस्तान को आतंकी देश क्यों नहीं घोषित किया? भारत की संसद में वो करते। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? और क्यों आज तक 1947 से लेके अब तक देखिए, यदि पाकिस्तान से सबसे क्लोज रिलेशन रहे हैं जिन्ना से लेके, आपके गुजरात के ही जिन्ना थे, ठक्कर समुदाय से थे, अपना कन्वर्ट करके मुसलमान बने थे जी। अब आप देखिए उनकी रिश्तेदारी किससे होती है? वाडिया फैमिली से होती है, जहां उनकी बेटी जाती है। उनसे क्लोज रिलेशन किसके होते हैं? बीजेपी के नेताओं के, जनसंघ के नेताओं के, आरएसएस के नेताओं के। राइट। जिन्ना से मिलने पाकिस्तान कौन जाता था? आडवाणी। यही आरएसएस जनसंघ के लोग। हाँ। जी, खुद उनकी मजार पे मत्था टेकने गए थे लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप बताइए, क्या मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान गए? नहीं गए। जब 1947 में भारत डोमिनियन स्टेट था, 1935 के इंडिया एक्ट से भारत चल रहा था, भारत के प्रधानमंत्री को कोई पावर नहीं थी। हमारा पहला युद्ध हो रहा था, जिसके हाथ में न पुलिस थी, न सेना थी, न कुछ था। लोग उस पर लांछन लगाते हैं कि आपने पीओके दे दिया। तो साहब पहले तो देख ली, 22
अक्टूबर को पाकिस्तान की सेना और पश्तून और आतंकी जो है कबीलियाई के वेश में आकर के श्रीनगर तक कब्जा कर लेते हैं। और जब कब्जा कर लेते हैं तब वहां का राजा जो पहले पाकिस्तान से समझौता कर चुका था वो तब आता है दिल्ली और कहता है कि नहीं, हमें बचाइए। तब पंडित नेहरू कहते हैं बचाने का तो हम मदद करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप सिग्नेचर करोगे हमारे साथ में, नहीं तो हम सेना के लिए यदि रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें कहा जाएगा कि साहब आप तो दूसरे के में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई पूर्ण प्रधानमंत्री तो है नहीं। वैसी स्थिति में आप देखिए वो साइन करते हैं, 26 तारीख की रात को एक्सेप्ट होता है, 27 को सुबह हमारी सेना वहां उतरती है। अब इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देसाई साहब उस समय कमांडर इन चीफ पाकिस्तान का और भारत का दोनों का आर्मी का कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। राइट। वहां का भी यहां का भी। उस समय फील्ड मार्शल कौन था? क्लाउन। और वो पाकिस्तान का भी था और भारत की भी सेना का जी। अब आप देखिए दोनों की सेना के जो चीफ थे दोनों अंग्रेज थे, दोनों साथ बैठ के रात को ड्रिंक करते थे। अब आप कल्पना कर लीजिए दोनों का चीफ एक हो, सब हो, और आप कहें आप लड़ रहे हैं, तो सेना तो असल में उस समय लड़ने को ही नहीं थी, वो कहे हम पहाड़ों के लिए अभ्यस्त नहीं। और जो लोग नहीं जानते हैं कहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने अपने यूथ की एक सेना बनाई जिसमें लड़कियां भी थी, सिख लड़कियां थी, हिंदू लड़कियां थी, मुस्लिम लड़कियां थी और उसके अलावा पुरुष थे। उनको मिला करके लड़ाई लड़ी गई थी। तब हमने श्रीनगर खाली कराया, हमने पुंछ खाली कराया, राजौरी खाली कराया और आगे तक हम खाली कराते रहे। लड़ाई जो लोग सोचते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 100 दिन चली होगी, नहीं, लड़ाई 1 साल 3 महीने चली थी। 27 अक्टूबर 1947 को हमारी सेना वहां उतरी सपोर्ट के लिए और जो सीज फायर हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अजय जी मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा जी। सरदार पटेल हमेशा नेहरू के साथ में थे और ये जो वॉल्यूम्स है दुर्गादास का पहला वॉल्यूम इसको डिवोटेड है, उसमें डॉक्यूमेंटेड है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि वह स्थिति हो गई। तो सोचिए वह गरीब देश जिसके प्रधानमंत्री को कोई पावर नहीं, राजा राजा ही होता था, उसकी शर्तों पर ही समझौता हुआ था जी। तो राजा ने जब रोका कि नहीं अब इससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है, वहीं रुक गई। तो पीओके कोई नेहरू ने नहीं दिया, पीओके तो पहले ही जा चुका था। नेहरू ने तो उल्टा जितना बचा पाए उतना बचा लिया, पहली बात। अब आता हूं दूसरी चीज। एक और चीज कही जाती है कि नेहरू जी ने आक्साई चीन दे दी। आप यदि 1947 का मैप देख लीजिए तो साहब आक्साई चीन जो ओरिजिनल रेखा है वो और जॉनसन लाइन, दोनों की बात मैं कर रहा हूं। जॉनसन लाइन जो 1915 में चर्चा के बाद में एक आई थी, वास्तव में कभी राजा भी आक्साई चीन नहीं गया। कोई भी, चाहे मुगल सल्तनत का नक्शा देख लीजिए, चाहे मौर्य सल्तनत का नक्शा देख लीजिए, चाहे जो राजा रंजीत सिंह की सल्तनत उसका राज का नक्शा देख लीजिए, चाहे ब्रिटिश का नक्शा देख लीजिए, कभी भी आक्साई चीन भारत के पास नहीं था। पंडित नेहरू ने 1954 में एक मैप बनाया और ग्राउंड लिया कि जो जॉनसन लाइन खींची गई थी वहां तक भारत हमारा। भारत की कभी सेना वहां नहीं गई, भारत का कोई राजा नहीं गया, कभी कोई झंडा नहीं फहरा। लेकिन यह दावा करके नेहरू जो है उस समय वो करीब 50,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर अंदर घुस गए और इस पर अंत में उधर जो नेफा में मैकमोहन लाइन को लेकर के विवाद था
उसको उन्होंने समझौता करने की दिशा में काम किया। तब आखिरी में 1959 में यह डिसीजन हुआ कि चलो इसको बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, हम वो मान लेंगे, आप ये मान लो, और लड़ाई खत्म करो। जितने पे आप बैठे हो वहां तक आप बैठो, जितने पे हम हैं उतने पे हम बैठे। आप देखिए, उसको हमारे जो उस समय रक्षा मंत्री थे मेनन साहब, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने नेहरू से कहा, नेहरू ने कहा ठीक है, जो अच्छा बने उससे कर लो। तब यही समाजवादी, यही संघी, यही कम्युनिस्ट और खुद कांग्रेस पार्टी के महावीर त्यागी तक ने यह कह दिया था मेरे सिर पे बाल नहीं है तो सिर काट देंगे क्या। तो समझौता नहीं हो सका और भारत को युद्ध फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1961 में पंडित नेहरू ने गोवा जीत लिया था पुर्तगाल से, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया था उसके कारण नेहरू जी बहुत ताकतवर थे, तो बहुत विरोध नहीं हो पाया। हालांकि हुआ तो, लेकिन उन्होंने कूटनीति संभाल ली। अब आप देखिए, तो इससे ये लग रहा था कि हम तो जाने क्या है। अरे साहब, वास्तविक स्थितियां आप देखते, आपके पास कुछ था नहीं, और इतनी हाइट पे लड़ाई लड़नी थी कि आपके विमान, वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। यही वजह है, ना तो चीन ने वायुसेना का इस्तेमाल किया, ना भारत ने किया। लोग उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। भाई, उस हाइट पे हो ही नहीं सकता था, वो ऐसे विमान नहीं थे, वो ऐसी स्थितियां नहीं थी, और फिर सर्दी आ गई थी। तो ऐसे में भारत के लिए लड़ना कितना कठिन था। तो उन स्थितियों के बावजूद भारत ने कूटनीतिक दबाव इतना बनाया कि अंततः चाइना खुद विड्रॉ किया। हमने कोई सरेंडर नहीं किया, कोई संधि नहीं की, वो खुद वापस लौटा और हम अपने, तो वहीं तक आज भी हम बैठे हैं। 1 इंच जमीन नहीं दी, उल्टा जो 1947 से तुलना करें तो हमने जमीन उनकी ली हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमने 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी। उन्होंने अपने लद्दाख वाली जी की, हाँ जी जी, और सर उन्होंने अपने 624 गांव बना लिए, काउंटीज बना ली चाइना ने। अब आप देखिए, वो पुल बना रहा है उधर ब्रह्मपुत्र में, वो बांध बना रहा है। हमारे अभी की रिपोर्ट है, लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर के आधार पे, कि हमारे सतलुज का 70% पानी, सतलुज का ही पानी चंडीगढ़ में पिया जाता है। आप ये सोचिए, उस सतलुज की नदी में इस समय पानी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि चाइना ने उसका 70% पानी रोक लिया। हम जो ये बातें करते हैं, मैंने सिंधु नदी से खड़े होकर के वीडियो बनाया। जब इन्होंने कहा कि हमने पानी रोक दिया है, मैंने दिखाया कि देखिए पानी जा रहा है, रुका नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी कहां है? स्टोरेज वही तो, कैपेसिटी कहां है? सिर्फ देखिए, एक बांध, उसको पानी रोका था, किसने रोका था मैं वो बताता हूं। पानी रोका था राजीव गांधी ने, 1987 में एक बांध बनाया, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रोका, जो उन्होंने बांध बनाया 2008 में। तो इससे आप जानिए, नरेंद्र मोदी ने कोई बांध नहीं बनाया। और यदि आप ज्यादा पानी रोक देंगे तो पूरा कश्मीर डूब जाएगा, क्योंकि कश्मीर कटोरे के आकार का है। उसमें यदि ये निकलने की जगह निकलेगा नहीं। तो पहले तो एक बात ये मैं बता दूं, अब आता हूं फिर से उसी जगह। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? हमने कहा हमने ये किया, हमने वो किया, कोई बात नहीं, हम सारी बातें आपकी स्वीकारते हैं, क्योंकि देश, हर देश का नागरिक सरकार के साथ खड़ा है हर संकट के क्षण में। लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया, हमारी पीठ में छुरा भोंका है। हम जब तैयार थे कि हम कुछ भी सेक्रीफाइस करेंगे, हमें अब जो है हमारे पास में बहाना भी था पीओके में घुसने का और पीओके को कब्जा में लेने का। मौसम भी गर्मी का था, जिससे हमें सर्दी वाली समस्या नहीं आती। तो हमें अब सिर्फ 3 दिन की जरूरत थी। अब हमारे पास में 1947 या और 1971 या 1965 जैसी स्थिति नहीं थी।
कि हमारे पास में उतने संसाधन ना हो। बावजूद इसके अब हम परमाणु संपन्न थे, इंदिरा गांधी बना गई थी, तब हमारे ऊपर आक्रमण दोनों तरफ से होता था, पूर्वी पाकिस्तान से भी पश्चिमी से। जी। अब इंदिरा गांधी तोड़ करके एक तो कोना पहले ही खत्म कर चुकी, अब आपको एक ही सिरे पे लड़ना है। इसके बावजूद आप वहां न घुसे, 1 इंच जमीन आप न पाकिस्तान में इंटर किए, ना आप पीओके में इंटर किए। ये सरकारी बयान है, जो क्या नाम है, डीजी ऑपरेशंस का बयान। अब आप देखिए कि जब आप कह रहे हैं आप घुसे नहीं, आपने उनके कोई मिलिट्री ठिकाने वो नहीं किए, आपने नहीं किया, तो फिर क्या मजाक हो रहा था? आपने सही यहां बात। से बैठ के कहा ठाए, उन्होंने कहा वहां से ठाए, बात खत्म। ये देश के लोगों को हम मूर्ख बना रहे थे, और ये मूर्ख बना के अब हम वाहवाही किसकी ले रहे हैं? जो हमारे सैनिक मरे। अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि चंडीगढ़ ही सारी लाशें वहां से आती हैं, तो जो मुझे अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अब तक हमारे 27 जो है सैनिक मारे जा चुके। 27 की लाशों का मुझे पता है। 8 लोग तो सिर्फ जो है हरियाणा के, दूसरी चीज 2 हिमाचल के, उसके अलावा पंजाब के और दूसरी जगह के, और जो है वो अलग। अब मैं आ रहा हूं, और उनमें अग्निवीर वगैरह सब भी है। अब आ रहा हूं, हमारे यात्री मारे गए, वहां का नागरिक मारा गया, वो 28 लोग बैसरन घाटी में मारे। उसके बाद में हमारे लोग पुंछ में, सिर्फ पुंछ में हमारे 18 लोग मारे गए, और उसके बाद में राजौरी और वो सब मिला करके हमारे 28 लोग मारे। अब आप एक बात बताइए, हमारे यहां 28, वहां 28, यहां 27 ये मारे गए। हमारे राफेल से लेकर के तमाम की खबरें हैं विमान के नुकसान की। किसी मामले में सरकार वास्तविक जवाब नहीं दे रही है, आंकड़े नहीं बता रही। सही बात। आतंकी आपने कौन मारा उसका नाम नहीं आप बता पा रहे, एक का भी नहीं। तो साहब, आपने ऑपरेशन सिंदूर क्या किया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं सेना पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, सेना को जो टारगेट दिया गया उसने किया। वो लड़ने को भी तैयार थी, मरने को भी तैयार थी, और जीतने को भी तैयार थी। सही बात। लेकिन हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और वो डर गया अमेरिका के एक ट्वीट से। आप टाइमिंग देख लीजिए, 5 बजे अमेरिका का राष्ट्रपति एक ट्वीट करता है, और 5:30 बजे डीजीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिसर्स आके कह देते हैं हाँ साहब वो हो गया, सीज फायर हो गया। आप कानूनन देख लीजिए, और फिर अब सरकार सफाई दे रही नहीं, हमारे डीजीएमओ की चर्चा हो गई थी इसलिए कर लिया। लेकिन कानून यदि आप देख लीजिए, कानून के मुताबिक यह डिसीजन डीजीएमओ ले ही नहीं सकता है। यह तो टॉप लेवल पर होगा। डिसीजन कैबिनेट से होता है कि सीज फायर होनी है या नहीं होनी। तो पहली बात, यह झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि कानून के ही मुताबिक नहीं, हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज कि यदि हमारे कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया तो किस डर से लिया, कैबिनेट किस समय बैठी? उस समय तो कैबिनेट बैठी नहीं। तो यानी ट्वीट के बाद में इतना डर क्यों? और इसके बाद में हम तो शांत हुए, हमने तो घोषणा कर दी। वहां पाकिस्तान में रात तक जो है वहां से गोलीबारी होती रही, और 3 दिनों तक होती रही। मेरे चंडीगढ़ में लगातार 4 दिनों तक, 14 तारीख तक यहां पर ब्लैकआउट होता रहा 4 दिन, कि ड्रोन अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया की चीजें कही जाती है। और इधर का पूरा इलाका, सारे एयरपोर्ट सब बंद थे। तो अब आप बताइए, इतना सब होने के बाद हम कौन सी कहानी बता रहे हैं, और किस बात के लिए हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं? असल में नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। वो राजनीति करते हैं उन लाशों पे जो पुलवामा में शहीद हुए,
वो राज्य, और ये सब मरने वाले कौन थे, इसमें एक और चीज देख, 90% मरने वाले हिंदू हैं, 90%। यानी आप हिंदुओं को मरवा के उनकी क्या राजनीति कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं वास्तव में। सबसे ज्यादा सैनिक आपके समय में मारे गए, आप गूगल कर लीजिएगा, जो 2019 की इसकी रिपोर्ट है आज तक की, कि 93% सैनिकों के मरने का वो इंक्रीज किया है, 93%। 2019 की रिपोर्ट है कि 2014 से 2019 तक 93% इंक्रीज कर गया। भारत के इतिहास में सामान्य काल में, युद्ध का काल ना रहा हो, इतने सैनिक नहीं मरे। आप देखें, कारगिल में 800 कुछ जवान हमारे मरे थे, और 2014 से 2018 तक हमारे 736 जवान मरे। उसके बाद में पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ अलग है, और सिविलियंस 650 मरे, ये मरे। तो ये सब मिला करके करीब करीब 2000 लोग हमारे मरे। अब आप बताइए, इसके बाद आप कहते हैं ये, और फिर उसके बाद 2020 में कोविड के दौरान थोड़ा कम हुआ, लेकिन उस समय चाइना ने हमारे 21 जो है सैनिक मार डाले, 20 मौके पे मरे, एक घायल बाद में मर गया। तो अब आप सोचिए, हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, और इसके बाद हम वाहवाही करते हैं कि हम घुस के मारते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं इस देश को? हम अपनी कायरता बता रहे हैं, हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम हर लाश को बेचना जानते हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम सेना की वाहवाही अपने खाते दर्ज करा लेंगे। देखिए, यदि नरेंद्र मोदी ने पुंछ पे पीओके पे कब्जा कर लिया होता तो यह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता, लेकिन इस ऑपरेशन में नाकामी जो हुई है उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा। एक बात लास्ट कहूंगा जी, कि जब इतनी सारी बातें हो रही, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र का संबोधन देता है, उसमें वो घोषित करता है कि हमने जीत ली लड़ाई, ऑफिशियली कहता है। क्या हमारा प्रधानमंत्री इस पर एक ट्वीट करके ही यह नहीं कह सकता था, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, उसने अपने यहां 10 मई को विजय दिवस घोषित कर दिया, उसने अपने सेनाध्यक्ष को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया। हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां हम अपनी नाकामियों का जुलूस निकाल रहे हैं, हम अपनी नाकामी की रैली निकाल रहे हैं कि हमने अपने इतने लोग मरवा दिए, और फिर कह रहे हैं कि हमने बड़ा भारी काम कर लिया। एक भी आतंकी नहीं मारा गया, ना मसूद अजहर मारा गया, ना हाफिज सईद मारा गया, ना दाऊद इब्राहिम मारा गया। साहब, मारा किसको, पकड़ा किसको, किसको क्या किया? तो ढाक के दो पात। तो सर, यह असफलता है जिसे जबरन सफलता घोषित करना। अब चूंकि गुजरात में बैठे लोग यहां की सच्चाई तो जानते नहीं, तो उन्हें कुछ भी समझा दो, और जानते हैं तो भी अंधभक्त हैं, उनकी एक अंधभक्ति चल रही है। न केवल गुजरात में, विदेश में जो गुजराती बसते हैं वो भी ऐसे अंधभक्त हैं जो कि तथ्यों को नहीं स्वीकार करना चाहते। आपने जो बताया वो एकदम तथ्यात्मक बात है। मैं हरि भाई कहता हूं कि मैंने यदि एक भी शब्द गलत बोला हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे। नहीं करा सकते, एक भी तथ्य गलत हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं फैक्ट पे बात करता हूं, और वह बात करता हूं जिसके सबूत मौजूद है, मैं साबित करूंगा अदालत में। लेकिन झूठी बात, झूठा मत करिए भाई, देश के साथ धोखा मत कीजिए प्लीज। मेरा हाथ जोड़ के बस यही निवेदन है कि आप देश के लोगों की भावनाओं से खेल करके, उन्हें बरगला करके यदि ये सोचते हैं, आप भले दुनिया में अंधभक्तों को बता के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों को बता के चुनाव जीत जाएं, लेकिन जो भी सच जानता है उसके आगे आपका
चरित्र बिल्कुल गिर जाता है और आपके लिए उसके मन में कहीं सम्मान नहीं रह जाता है। जी, यानी एक और रोड शो कर रहे हैं, दूसरी ओर विदेशों में डेलीगेशन भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका उपयोग अल्टीमेटली तो राजनीति पर ही होगा। हरि भाई मैं यही तो कह रहा हूं। पहली बात, आपके पास में इसका मतलब प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 122 देशों के करीब करीब की यात्रा की है और इतनी यात्राएं की जहां कभी कोई नहीं गया वहां भी गए। और इसके बाद चाइना कितने बार गए, पाकिस्तान पहुंच गए, वो पहुंच गए कितने बार अमेरिका। साहब भारत के साथ खड़ा कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। भारत के साथ खुल के इधर खड़ा कोई होने नहीं। वाला एक कंट्री नहीं था। कौन? तालिबान आपके साथ खड़ा था? आपके साथ कौन खड़ा था? क्या मतलब हद है आपकी क्या थी फिर विदेश नीति? पहली बात। दूसरी चीज, आपने इतना पैसा इतना सब कुछ किया, कोई असर नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री के बोलने का नहीं हो रहा है तो जो ये प्रतिनिधिमंडल आप भेज रहे हैं वो क्या प्रभाव देंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपके पास में, भाजपा के पास में इतने चेहरे नहीं थे कि आपको मजबूरन शशि थरूर जैसे और दूसरे दूसरे दलों के लोगों को लेना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोगों को लेना पड़ रहा है चेहरा बताने के लिए, दिखाने के लिए। अब तीसरी चीज कि आप ये भेज के बता क्या रहे हैं? आप सिर्फ यही रोना रो रहे हैं और हर जगह आप शशि थरूर को भी सुन लीजिए, वो उदाहरण 26/11 का सबूत देते हैं, इनका किसी का सबूत वो भी नहीं दे पाते। तो उनके पूरे चर्चा को आप देख लीजिए तो वो ये नहीं बता पा रहे हैं ये हम साबित कैसे कर रहे हैं। आप बताएंगे क्या? आप ये रोएंगे कि पाकिस्तान घुस के आ गया, हमें मारा, हमारा ये किया, हमारा ये छीन ले गया, हमारा मार दिया? क्या रोना रोने के लिए भेज? भारत रोने वाला देश? हम तो वो देश थे जब इतने कमजोर थे, भुखमरे थे, तमाम बीमारियों से ग्रसित थे, तब भी हम लड़ रहे थे और जीत रहे। पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे। 2 बार हमने चाइना को हराया, 1967 में नाथुला में, फिर चोला में, फिर 87 में। चीन और अमेरिका दोनों के मुंह में हाथ डाल करके हमने स्वतंत्र राज्य जो था सिक्किम, उसे भारत में मिला लिया। हमने चीन से छीन के नेफा को भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया। आपने क्या किया? हमने गोवा छीन के मिला लिया, हमने पौंचेरी मिला लिया, हमने तमाम सारे ऐसे ये किए, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य किए। लेकिन आप आज यह स्थिति कर रहे हैं कि भारत के तमाम राज्य छिन्न भिन्न हो गए हैं और आपने टुकड़े टुकड़े स्थिति कर दी है। तो यह हालत है आज। तो जहां तमाम आवाजें उठने लगी हैं, बड़ा दुखद है कि भारत का क्या होगा। और जो कश्मीर आपके साथ जुड़ रहा था, गर्व से खड़ा हुआ, इस त्रासदी में साथ खड़ा हुआ, उनके लोगों ने कहा यदि हमारा एक भी आदमी है हमें दो, हम फांसी चढ़ाएंगे। सही बात। तब भी सही बात। तब आपकी यह हालत है कि आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तो शर्म आती है कि हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और ये भेज करके सिर्फ हम दूसरे देशों में जाके ऐश मारने के लिए, हाँ जाओ घूम सैर सपाटा कराओ सरकारी धन से और आओ बताओ हमने बता दिया, और बता के हुआ क्या? भारत को क्या हासिल हुआ? नथिंग। यस जी, मेरे ख्याल से आपने जो बातें बताई वो तथ्यों के आधार पर हैं और मैं मानता हूं कि पूरे देशवासियों को इन बातों पर गौर करना चाहिए और इनका जो राजनीतिक उठापटक है उसके लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को ये समझना हरी चाहिए। भाई एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जी। आप देखिए भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा विपक्ष भी साथ खड़ा था सरकार के, जी। फिर भी सरकार की यह हालत थी। जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो राहुल गांधी कर रहे थे। याद करिए, पहलगाम वो राहुल जाते हैं, कंट्रोल करने की श्रीनगर कोशिश वो कर जाते रहे हैं, हाँ वही तो, कि हैं। पुंछ राहुल वो को बदनाम जाते करने हैं। की कोशिश कर रहे हैं। आज तक नरेंद्र मोदी किसी भी शहीद के घर नहीं गए हैं, चाहे जितनी घटनाएं हुई, लेकिन राहुल गांधी सारी शहीदों के घर गए। तो अब आप इससे समझिए कि हालात क्या हैं। जी, सॉरी।
तो अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और काफी अच्छा विश्लेषण हुआ, तथ्यों के आधार पर हुआ, और मेरे ख्याल से ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आपने पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूरी बात बताई है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, दर्शकों की ओर से भी आपके धन्यवाद करते हैं, और फिर हम साथ में कभी जुड़ेंगे। મિત્રો, આજે આટલી વાત. ફરી મળીશું નવા એપિસોડમાં નવા વિષય સાથે. અને તમને આ એપિસોડ ગમ્યો જ હશે, અને સાચી વાતો, તથ્યાત્મક વાતો એ તમે સાંભળી છે. તમારા પ્રતિભાવોની મને પ્રતીક્ષા છે. તમે જરૂર લખશો, કારણ કે આખો એપિસોડ તમારે જોવાનો છે. તમે છે ને જોઈને એના વિશેના પ્રતિભાવો જરૂર જણાવશો. આંખો ખોલો, જાગતા રહો. બંધારણનું રક્ષણ કરવાનું છે, લોકશાહીનું રક્ષણ કરવાનું છે. દેશના લશ્કરી દળો એ છે ને આપણા દેશની રક્ષા માટે હંમેશા સફળ જ રહેવાના છે. એમની સાથે આખો દેશ છે. નરેન્દ્ર મોદીના રાજકારણને અહીંયા વચ્ચે ન લાવીએ, પણ નરેન્દ્ર મોદીએ આ વખતે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર એ મેળવવાની તક હતી, ત્યારે એ ગુમાવ્યું. એ તક ગુમાવી એ પણ એનો અફસોસ છે. સંઘર્ષ વિરામ કેમ કર્યો એના વિશેના પ્રશ્નો તો હજુ યથાવત રહે છે. ફરી મળીશું નવા એપિસોડમાં. નમસ્કાર.